जी, अस्सलाम वालेकुम। Today is the orientation class on essay writing. आज हम essay writing को all encompassing देखेंगे। उसको देखेंगे essay होता क्या है, बच्चे क्या मिस्टेक्स करते हैं, क्यों वो फेल होते हैं, कौन सी मिथ्स हैं ऐसी जो मार्केट में प्रिवेल करती हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स का essay स्पेसिफिकली क्या होता है और वो डिफरेंस क्या है जो दूसरे वर्ल्ड कॉम्पिटिशन्स में हमें देखने में नजर आता है। essay writing, एक बात आप याद रखिएगा, essay पे कोई मजीद लेक्चर्स नहीं होते। आज की ओरिएंटेशन में हम लोग हर चीज कवर कर लेंगे जो कि एक लेक्चर में कवर करने की हद तक की जा सकती है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस रह जाती है। आप लोग काम करते हो, आप लोग उसे चेक करवाते हो, मुझे करवाओ या किसी ऐसे मेंटोर को जो आपकी अच्छी सी चेकिंग करे और आपको प्रैक्टिकली ऐसे राइटिंग करना सिखाए। क्योंकि बातें लेक्चर्स आप जितने मर्जी लेते रहो, अगर किसी ने डिवाइस भी किए हुए हैं, आप कभी भी ऐसे राइटिंग नहीं सीख सकते। सेम इज द केस विद प्रेसी ट्रांसलेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। आप तब तक ये नहीं सीख सकते जब तक आप प्रैक्टिकली इसको लिखोगे नहीं। आपको नहीं पता चलेगा आप कहाँ गलती कर रहे हो, आपके टीचर को नहीं पता चलेगा आप कहाँ गलती कर रहे हो, वो आपकी मिस्टेक्स को रूल आउट नहीं कर सकता। जिस तरह से आप एक गाड़ी ड्राइविंग सीट पे बैठ के चलाना सीखते हो, इसी तरह आप ऐसे भी प्रैक्टिस करके राइटिंग करके सीख सकते हो। इसके अलावा और इसका कोई भी दूसरा हल नहीं है। ये बात अपने जहनों में आज, अपने दिमाग शरीफों में अच्छे तरीके से बैठा लो। I would quote a quotation here. I would love to quote. True is in writing comes from art, comma, not chance. As those move easiest, who have learned to dance. ठीक हो गया जी? एक मिनट जी, ये क्या हो गया बाहर? जी, ट्रू ईज इन राइटिंग कम्स फ्रॉम आर्ट। आर्ट क्या है? प्रैक्टिस, नॉट चांस। बाय चांस आपको नहीं आती ईज इन राइटिंग। एज दोज मूव इजिएस्ट हु हैव लर्न टू डांस। जिन्होंने डांस करना सीखा होता है उनके लिए ही फिर परफॉर्म करना इजी होता है स्टेज के ऊपर। ठीक हो गया? सो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ऐसे राइटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है? आप देखोगे जितने भी एग्जामिनेशन आपको नजर आते हैं उसका पार्ट एंड पार्सल होता है इससे। ठीक है, ये एक कैंडिडेट की एबिलिटी टू राइट क्लियर, सिंपल एंड करेक्ट इंग्लिश चेक की जाती है। उसकी एबिलिटी कि वो कितना क्लियर, सिंपल और करेक्ट वे में इंग्लिश को लिख सकता है। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि इंग्लिश इज नीदर टफ नॉर इजी। इंग्लिश इज ऑलवेज ऑलवेज ईदर करेक्ट और इनकरेक्ट। वो कॉन्नोटेशन की बात है, वो फिर हम आगे भी इसको डिस्कस करेंगे।
ठीक हो गया। तो इसकी जो है इम्पोर्टेंस आप यहाँ से इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि जनाब ऐसे पार्ट एंड पार्सल रखा जाता है किसी भी मेन सिविल सर्विस के एग्ज़ाम का। ठीक हो गया। उसमें उन्होंने आपको जज करना है, पूरी पर्सनैलिटी निकल के आपके सामने आ जाती है ऐसे राइटिंग में, आप क्या हो क्या नहीं। एस्से को अगर हम लिटरल वे में देखें तो ये क्या है, ये एक अटेम्प्ट है, एन अटेम्प्ट। ये एक एक्सपेरिमेंट। देखो ना, एक्सपेरिमेंट में कोई पास हो रहा होता है, कोई फेल हो रहा होता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट करना आपको कब आता है, जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हो। ये एक लिटरेरी कॉम्पोजिशन है। कॉम्पोजिशन, म्यूजिक सुनते हो, म्यूजिक की भी एक कॉम्पोजिशन होती है। वो जो सॉन्ग आप सुन रहे होते हो उसमें सारी वो अरेंजमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें उसके लिरिक्स, इवन उसमें सिंगर की चॉइस, जो सिंगर लिया गया है उसकी वोकल्स, फिर उसकी टोन, जैसे आप धुन कहते हो, ये सारी चीजें और भी जितनी भी उसमें चीजें हैं ये सारी मिला के उसकी कंपोजिशन बनती है। इनमें से एक भी चीज अगर अच्छी ना हो तो वो कंपोजिशन अच्छी नहीं रहती। सेम इज द केस विद एसे। एसे के जितने पार्ट्स हैं वो भी हम देखेंगे आगे। एक भी चीज खराब हो जाए ना तो वो फिर आपके मार्क्स कटने की तरफ एग्जामिनर, काटने की तरफ एग्जामिनर चला जाता है। ठीक हो गया। आपकी ये एक रिटर्न अटेम्प्ट है। सब्जेक्ट ऑफ एसे क्या हो सकता है, आपने भी केपी का भी पेपर देखा, आप पास पेपर्स भी देखते हो, सब्जेक्ट क्या हो सकता है एक एसे का। ये मैं आपको बताऊं लिटरली एनीथिंग, और इट कैन बी नथिंग। वो कह सकता है आपको कि नथिंग पे ऐसे लिखो। एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक कि आपको कह सकता है कि नथिंग पे ऐसे लिखो। सो सब्जेक्ट जो है वो मैटर नहीं कर रहा यहाँ पे इतना ज्यादा, जितना क्या कर रहा है उसका स्ट्रक्चर, उसकी डेवलपमेंट, आपकी पिक ऑफ दैट टॉपिक। ये चीजें मैटर करती हैं। जब आपको पता चल जाएगा कि कंपेटिटिव एग्जाम्स का ऐसे लिखना कैसे है, तो कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, कोई भी टॉपिक आ जाए, आप कहोगे यार अच्छा चल आ जाते। मैटर क्या करता है, मैटर ये करता है कि वो जो आपकी थॉट है वो विविडली, इतनी क्लियर, इतनी ट्रांसपेरेंटली वो वहां पे आप उसको प्रेजेंट कर दो कि समझने वाले को क्लियरली बस आसानी से चीजें समझ आ रही हूँ कि आप कहना क्या चाह रहे हो, वो उसे एंजॉय करे पढ़ने वाला। ठीक हो गया। उसके अंदर आपकी एक सर्टन गस्टो हो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इंडिविजुअलिटी। वो प्योरली प्योरली आपका अपना ओन थॉट, ओन ओपिनियन, ओन आर्ग्यूमेंट हो। और ऑब्वियसली ये बनेगा कहाँ से, एक्सटेंसिव रीडिंग से। जब आप एक्सटेंसिव रीडिंग, अभी हम देखते हैं आगे चीजें किस तरह से एसे के लिए जो है वो क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, हाउ टू बिकम अ गुड एसेइस्ट। ठीक है, ये भी हम देखते हैं। हाँ जी, आवाज क्लियर आ रही है ना। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है, बस चैट का ये पर्पज होता है कि आप बता सकोगे कि इशू तो नहीं आ रहा। हाउ टू बिकम अ गुड एसेइस्ट। ये आपको अभी मैं थोड़ा ब्रीफली यहीं पे बता दूं। रीडिंग,
आपकी ऑब्जर्वेशन, आपका थॉट प्रोसेस मतलब थिंकिंग, और अल्टीमेटली आपकी राइटिंग प्रैक्टिस, ये आपको बनाती हैं एक गुड एसेइस्ट। एज फार एज रीडिंग इज कंसर्न, तो आपने रीड करना क्या है? देखो, आप जो ऐसे है ना, ये एकदम से एक रात में नहीं आपको आ जाता। आप अदर सब्जेक्ट्स पढ़ रहे, ठीक है, आपके 10, चलो दूसरा इंग्लिश वाला निकाल के 10 सब्जेक्ट्स हैं जो आप पढ़ रहे हो, उसमें आपने ऑब्वियसली उसका मटेरियल किसी बुक्स के थ्रू पढ़ना है। ठीक है, बुक्स ही पढ़नी चाहिए, किसी के बनाए हुए नोट्स नहीं पढ़ने चाहिए, क्योंकि उसने जो उधर से एक्सट्रैक्ट किया है उसका बैकग्राउंड आपको नहीं कभी भी पता चलता, जो उस बंदे ने बनाए हैं उसको पता चलता है। ठीक हो गया। आपने ऑब्वियसली कोई लेयर रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी है। लेयर रीडिंग होता है अपने फारिग औकात में मजे के लिए कोई चीज पढ़ना। ये आप रीडिंग हैबिट जो है ना, लाजमी अपने अंदर डेवलप करो, लाजमी। इसमें मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि इसमें आप विल ड्यूरा को पढ़ो, इसमें आप रसल को पढ़ो, इसमें आप जॉर्ज ऑरवेल को पढ़ो, के अजीज, आपने पाक अफेयर्स में भी पढ़ना है, पढ़नी चाहिए आपको उसकी बुक, मेकिंग ऑफ पाकिस्तान स्टडी नेशनलिज्म, विल ड्यूरा की, हॉलन लीज हिस्ट्री ऑफ, लेसन्स ऑफ हिस्ट्री। छोटी छोटी किताबें हैं ये, इतनी बड़ी नहीं है। रसल की आप पढ़ो, कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, जॉर्ज ऑरमन ऑरवेल का पढ़ो, एनिमल फॉर्म, के जीज की वही मेकिंग ऑफ पाकिस्तान स्टडी नेशनलिज्म। एक्सप्रेशन देखो कितना प्यारा, कितना खूबसूरत है। ये किताबें पढ़ो ताकि आप क्या एक्सप्रेशन डेवलप हो, आपकी वो कैब बने, आपको पता चले बात किस तरह से करनी है, किस तरह नहीं करनी, आपकी रीडिंग हैबिट बने। और ऑब्वियसली आप लोग न्यूज़पेपर पढ़े हो, ये देखो आपके पास कितना जो है नॉलेज बैंक इकट्ठा हो रहा है जो आप चीजें पढ़ते हो, सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, फिर आप ये रीडिंग की जब हैबिट डेवलप करते हो, ये किताबें, फिर न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे होते हो। ठीक है, तो ये एनफ है रीडिंग के लिए, लेकिन रीडिंग आपने रखनी रखनी। इनके अंदर से अच्छी अच्छी चीजें निकालो, उनके कोट्स को अपने नोट करो, लेकिन आपने ऐसे में लाजमी नहीं है कि आपको वो याद रहे और आप उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, आपने उसका कंटेक्स्ट भी अपनी जुबान में बता दिया तो वो बहुत है रेफरेंस देके, फिर उससे ऑब्वियसली आप इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिख रहे हो। देन ऑब्जर्वेशन, आप लोग ऑफिसर बनने जा रहे हो, आपका एटीट्यूड ऑफिसर्स वाला होना चाहिए। अब ये वो नहीं है कि आपने जो है वो नाक पे मक्खी नहीं बैठने देनी, दिस इज नॉट एन ऑफिसर एटीट्यूड। इसका मतलब ये है कि आपने एक चीज को मल्टीपल एंगल से देखना है, उसे ऑब्जर्व करना है अच्छे तरीके से। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, रेनबो है ना, उसे एक फार्मर भी देख रहा है, मतलब कि लेमैन देख रहा है, उसे एक पोइट देख रहा है, पोइट में उसको पूरी यूनिवर्स नजर आ रही होती है, लेकिन फार्मर के लिए वो क्या है, जस्ट अ सिंपल थिंग। तो उसकी अब ये ऑब्जर्वेशन देख लो फिर किधर उसको ले जाती है, वो उसके ऊपर लिखता है, उसको स्टोन्स के अंदर से सरमन्स आते सुनते हैं, आते हुए। ठीक है, उसको बुक्स के अंदर से, जिसकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है, पूरी पूरी जो है वो लाइफ नजर आना शुरू हो जाती है जब आपकी ऑब्जर्वेशन होती है। आप अपने इर्द गिर्द देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अपनी ऑब्जर्वेशन की स्ट्रांग बनाओ, उसे मल्टीपल एंगल से देखो, ये होता है ऑफिसर एटीट्यूड। कल को आके आपने जब सीटों पे बैठना है, तो आपने जब केसेस या पब्लिक डीलिंग करनी है, उनके मसले सुनने हैं, उनको हल करना है, तो आपने ऑब्वियसली कोई एक बायस्ड एटीट्यूड तो नहीं रखना ना, तो आपने ऑफिसर एटीट्यूड के साथ मल्टीपल एंगल्स को मद्देनजर रखते हुए हर चीज देखनी है और फिर कोई अपना डिसीजन लेना। तो इसकी आदत अभी से डाल लो, ये नहीं है कि एलोकेशन के बाद बन जाएगी।
ये नहीं होगी तो एलोकेशन भी मुश्किल हो जाती है बंदे की। थिंकिंग, मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि मैंने बच्चों का थॉट प्रोसेस जो है ना उसको प्रोवोक करना है। आप मेरी अगर इवैल्यूएशंस देखते हो इंस्टा पे या जहाँ मैं पोस्ट कर रहा हूँ अपने स्टेटस व्हाट्सएप पे, तो मैं अक्सर उसके ऊपर ना जब गलती में नजर आती है ना तो मैं उसके ऊपर सवाल कर देता होता हूँ कि यार ये आपने सोचा कि ये क्यों है यहाँ पे, ऐसे क्या ये आना भी था यहाँ पे, वॉज इट नेसेसरी, क्या ये उस टॉपिक के साथ लिंक कर रहा है जो या आपके जो आपने स्टांस बनाया उसके साथ लिंक कर रहा है, यार सोचो तो सही। मैं आपको बताऊं, जिस तरह से एक घोड़े को 20 आदमी जो है ना वो एक रिवर के पास ला सकते हैं, लेकिन वो उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते टू ड्रिंक दैट वाटर फ्रॉम द रिवर। सेम इज द केस कि हम बच्चे को जो है ना वो जिस चीजें बता सकते हैं, लेकिन हम उसको ये चीजें सारी करने पे मजबूर नहीं कर सकते। ये उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता से ही डेवलप होती है। वो चीजें देखता है, कॉम्प्रीहेंड करता है, उसका एप्टीट्यूड डेवलप होता है, उसकी एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप होती है विद प्रैक्टिस। फिर वो चीजें ये जाके सीखता है और वो करना शुरू करता है। इसलिए मैं अपने बच्चों को टिल एग्जाम जो है वो वैल्यूएशन के लिए ही हायर करता हूँ अपने पास। लास्टली, प्रैक्टिस। नो वन कैन राइट वेल हु डज नॉट राइट ऑफन। फिर वही बात आ गई, आप तब तक अच्छा नहीं लिख सकते जब तक आपको हैबिट नहीं है लिखने की। पेपर में जाके प्रेशर इतना होता है, आपको समझ ही कुछ नहीं आ रही होती, आपकी पहले इतनी प्रैक्टिस हो गई बस आपका कलम ना रुके वहां पे। वन मस्ट टेक प्लेयर इन राइटिंग, आपको मजा आना चाहिए लिखते हुए, मजा लो इसका। अगर आपने कुछ सीखना है तो उसको थ्रू राइटिंग सीखो। ठीक है जी, कोई मसला नहीं जा रहा। ठीक हो गया। अभी हम जो है ना आगे स्ट्रक्चर और इसके एसेंशियल्स पे आएंगे। उससे पहले हम जरा ना कंटेंट देख लें कि एफपीएससी हमें क्या कहता है। कंटेंट्स पढ़ने बहुत जरूरी है। एफपीएससी हमें क्या कहता है। ये जनाब आपका एफपीएससी का सिलेबस है। इसमें ना उसने ये 3 लाइनें लिखी हुई हैं, 5 लाइनें लिखी हुई हैं। चलो एक बात याद रखिएगा, ये यहाँ पे चलो क्लियर कर लो, वैसे मैंने पास पेपर भी एक खोल के आपको बताना था। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट वन और मोर एस। पेपर में ना उसने ऊपर नोट लिखा होता है, वहां पे उसने लिखा होता है कि वन फ्रॉम द फॉलोइंग, अटेम्प्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। कंटेंट्स में वो क्लियरली बता चुका है कि वन और मोर ऐसे वो पूछ सकता है। तो खुदा के लिए वो जो ऊपर नोट होता है ना उसको पढ़ लीजिएगा, मुंह उठा के पेपर ना कुछ शुरू कर दीजिएगा। उधर किसी साल हो सकता है वो लिख दे टू फ्रॉम द फॉलोइंग। तो जहाँ पे 97% हो रहे हैं ना फेल, वहां पे 100% ही फेल हो जाने हैं, क्योंकि वो तो पढ़ना ही नहीं हमने ऊपर से क्या लिखा हुआ। क्योंकि हमें जो है वो बस एक स्पून फीडिंग कर दी गई है जी, 100 नंबर का एक ऐसे आता है। तो ये हो सकता है कि कमीशन किसी साल ये शरारत कर दे, तो बाद में रोना ना, उसने पहले ही बता दिया यहाँ पे कि वन और मोर ऐसे वो पूछ सकता है। अ वाइड चॉइस ऑफ टॉपिक्स विल बी गिवन, ऑब्वियसली वो 10 सभी दे रहा है, हो सकता है उस टाइम 5 5 में वो चॉइस दे दे, वो भी वाइड चॉइस ही हो।
और उस नोट में एक और मिथ छुपा हुआ है, वो मैं ओपन ओपन करके आपको बताऊंगा। अब देखते नीचे वो क्या कह रहा है। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड, वो आपसे एक्सपेक्ट करता है, जब आप उसकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं ना उतरते तो वो आपको फेल कर देते। तो ये बात याद रखना कि उसकी आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं, वो क्या है वो देखने लगे हम। रिफ्लेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेज, ये देखो, ये मैंने आपको बताया ना वो जो चार चीजें, रीडिंग, थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन और राइटिंग, ये सारी उससे बनती हैं। रिसर्च बेस्ड नॉलेज क्या होता है? एग्जैक्ट रेफरेंस। अब ये मैंने आपको उधर बता दिया है कि वो आप इन्वर्टेड कॉमास में तो नहीं आपको याद रहती लिखनी चीजें, लेकिन ऑब्वियसली आपको कंटेक्स्ट तो लाजमी याद रहेगा। कैंडिडेट्स आर्टिकुलेशन, ये नंबर 2 में कर रहा हूँ। तो आर्टिकुलेशन क्या होती है? ईज इन एक्सप्रेसिंग द थॉट्स इन वर्ड्स, कितनी आसानी से आप अपने थॉट्स को वर्ड्स में एक्सप्रेस कर देते, दिस इज आर्टिकुलेशन। ये उसने चेक करनी है। एक्सप्रेशन, इट्स 3। एक्सप्रेशन क्या होता है? चॉइस ऑफ वर्ड्स प्लस सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये देखो ये होता है एक्सप्रेशन। वो अक्सर आप देखते हो ना, वो टीचर्स लिख देते हैं पूरा एक्सप्रेशन, तो उसका ये मतलब होता है। चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या होती है? कॉनोटेशन। मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश इज नीदर टफ नॉर इजी, इट इज ऑलवेज 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 इधर करेक्ट और इनकरेक्ट। कॉनोटेशन क्या होती है? ये होती है प्लेसमेंट ऑफ प्रॉपर वर्ड एट प्रॉपर प्लेस, दैट्स इट। आपने ये चीज भी प्रैक्टिस से सीखनी है और रीडिंग से सीखनी है कि कौन सा वर्ड किस प्लेस पे आता है, कौन सा वर्ड किस प्लेस पे नहीं आना चाहिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर की 3-4 टाइप्स होती हैं। सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये कोई आसान मुश्किल नहीं है, इसका मतलब ये उसकी टाइप्स हैं, ये लिखने के वेज हैं सेंटेंसेस के। जो मेरे पास ग्रामर बेसिक्स में बच्चे हैं वो ये अच्छे तरीके से जानते हैं। सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर, कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स। अब ये आसान मुश्किल नहीं है, ये टाइप्स हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर और फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये दफा एमपीटी में भी उसने 3 सेंटेंसेस पे पूछा था कि बताओ ये कौन सी कैटेगरी है, नीचे उसने फिर लिखा हुआ था ऑप्शन दिए। ठीक है, आगे क्या कहता है? टेक्निकल ट्रीटमेंट, दिस इज नंबर 4। टेक्निकल ट्रीटमेंट क्या होता है भाई? टेक्निकल ट्रीटमेंट होता है आपकी थीसिस स्टेटमेंट। अब एक मिथ और इधर क्लियर होने लगी, प्लस आउटलाइन प्लस उसकी बॉडी, ये होता है टेक्निकल ट्रीटमेंट। ये उसने देखना ही देखना है कि आपने किस तरह से थीसिस स्टेटमेंट बनाई उस टॉपिक पे, ये आपका स्टांस होता है ऑन द गिवन टॉपिक, योर ओन ओपिनियन, योर ओन स्टांस, योर ओन अटेम्प्ट। पूरा ऐसे जो एक कूजे में पिरो के आप उसको 2-4 लाइनों में बता देते हो ना, वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट होती है। फिर आउटलाइन आपने किस तरह से इसके ऊपर डेवलप की है, फिर उस आउटलाइन पे आपने किस तरह से बॉडी बनाई, ये टेक्निकल ट्रीटमेंट उसने चेक करना है। बच्चे अब इधर एक सवाल करते हैं, उनको ये बताया भी जाता है कि जो थीसिस स्टेटमेंट है ये आपने शुरू में नहीं लिखनी। अच्छा जी, इसको हम फर्ज करो मान लेते, वो आपको कहते हैं इसको शुरू में नहीं लिखनी, वो आपको शुरू में जो है ना वो फेल कर देगा अगर गलत हुई। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ये बताओ कि अगर वो शुरू में गलत है तो जब तुम उसे अंदर जाके इंट्रोडक्शन में लिख रहे होगे तो उसने इंट्रोडक्शन भी तो पढ़ना ही है ना।
तो जब वो यहाँ पे गलत है तो वो वहां पे जाके क्या ठीक हो जाएगी? मुझे आंसर करो इस चीज। जो चीज जो आपने स्टेटमेंट जो आपने सांस ले लिया है जो ऊपर गलत था, जो उसने आपको वहीं देख के फेल करना था, तो वो उसको वहां पे जब नहीं मिलेगा, इसका एक बैड इंप्रेशन जाएगा, उल्टा वो एनॉय होगा कि आपने शुरू में क्यों उसको अपना सांस नहीं बताया। आउटलाइन बनाने का पर्पज ही एग्जामिनर को ईज करना होता है। वो आपसे कहता है मेक एन आउटलाइन, वो जो कहता है ना वो फिर उस पे पूरा आपको जज भी कर रहा होता है। आउटलाइन का पर्पज ही उसे ईज करना होता है, और आउटलाइन में ही आपने इंट्रो की हेडिंग के नीचे थीसिस स्टेटमेंट अपना लिखना होता है। वहां उधर कोई फजूल बातें जनरल बातें नहीं करनी होती। आउटलाइन में इंट्रो की हेडिंग के नीचे ही आपने अपना थीसिस स्टेटमेंट लिखना होता है, ताकि उसे पता चल जाए कि भाई ये क्या स्टांस है इसका, ये आगे फिर इसने क्या उसके ऊपर आउटलाइन डेवलप की है और क्या बॉडी आगे वो बनाएगा। आउटलाइन इज दैट मच इम्पोर्टेंट कि वो आपको आउटलाइन पढ़ के पास और फेल कर देता है। वो अपना माइंड बना लेता है। हाँ, अगर आप शुरू में नहीं ना थीसिस स्टेटमेंट लिखते और वो गलत भी थी जो आपने बीच में लिखी है, तो जहां उसने आपको 30 पे फेल करना था ना, वो इंट्रोडक्शन में जब वो पढ़ेगा तो वो आपको 15 पे फेल करेगा गुस्से में। एक तो गलत लिखी है और पहले भी नहीं लिखी और बीच में जाके लिख रहा है, मुझे जोर लगाना पड़ा, मैं पढ़ रहा हूँ बीच में, ले फिर 15 नंबर और काट। और अगर वो सही थी तो ऑब्वियसली फिर वो आगे चलेगा। उसे एनॉय नहीं करना, उसे नाराज नहीं करना, वो आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। ये आपको कंटेंट समझ आए? चेंज योर फॉन्ट और इस तरह की चीजें, इन चीजों से बाहर निकलना है प्लीज आप लोग। एक और इधर मैं आपका मिथ क्लियर करना हूँ। पास पेपर में पास्ट पेपर में जब आप आते हो ना, तो ये चलो 18 के पेपर खोल लेते हैं। ये है वो नोट जिसकी मैं बात कर रहा था। ये है वो note, जो ऊपर लिखा होता है, जो आपने मेक एन आउटलाइन शुरू में इसने कह दिया एंड राइट ए कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे ऑन एनी वन। ये उसने वन बड़ा करके लिखा हुआ है, इधर किसी साल हो सकता है वो 2 लिख दे या 3 लिख दे, तो पढ़ लेना इसको खुदा के लिए। अब आ जाओ एक और बहुत बड़ा मिथ। आपको ये बताया जाता है जनाब कि एक ऐसे की टाइप्स आपको सुबहान अल्लाह पढ़ाई जाती है। एक नैरेटिव ऐसे होता है जी, एक एक्सपोजिटरी ऐसे होता है जी, एक आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे होता है जी, एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है जी, एक लिटरेरी ऐसे होता है जी, फलाना होता है जी, टिमकाना होता है जी। अच्छा, ये एसेस की टाइप्स बिल्कुल होती हैं, बट इन कम्पेटिटिव एग्जाम्स ये सारे क्या बन जाते हैं? डिस्कोर्सेस। लिखने के तरीके, टाइप्स ऑफ राइटिंग, कहीं आप उसको नरेशन करके कहानी करा रहे हो, कहीं उसको आप एक्सपोजिशन दिखा रहे हो, कहीं आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, अपनी लॉजिक दे के उसको कन्विंस कर रहे हो, कहीं आप उस चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो, किसको ये सारी चीजें किस पे कर रहे हो? अपने थीसिस स्टेटमेंट पे, जो आपने टॉपिक पे बनाया है। आपने उसको ये सारे डिस्कोर्सेज एक ऐसे में दिखाने हैं कंपेटिटिव एग्जाम्स में। आप इतने बड़े, यू आर नॉट दैट मच प्रोफिशिएंट
आप अभी इतने प्रोफिशिएंट नहीं हुए कि आप इतने बड़े लिखारी नहीं हुए कि आप किसी एक डिस्कोर्स पे फुल एसे लिख सको। आप इतने प्रोफिशिएंट राइटर नहीं हो। जब आप ये कोशिश करते हो ना तो हो जाती है डल मोनोटनी। ये 18 की एग्जामिनर रिपोर्ट में वो कहता है। अच्छा, अब ये मैंने कहा कि ये आसमान से नाजिल हुआ, मुझे ये लिखा हुआ है इसमें ऊपर। Make sure you use different forms of discourses, for example exposition, argumentation, description and narration। अब मुझे बताओ कि ये मिथ कौन सा मिथ है, जब उसने ऊपर मेंशन करके लिख दिया कि आपने ये सारे डिस्कोर्सेज उसको एक एसे में दिखाने। एक एसे, आप पूरा ऐसे नरेशन में नहीं लिख सकते, आप पूरा ऐसे एक्सपोजिशन में नहीं लिख सकते, आप पूरा ऐसे सिर्फ आर्गुमेंट ही करते हुए नहीं लिख सकते। आपने ये सारी चीजें यूज करते हुए एक ऐसे लिखना है कम्पिटिटिव एग्जाम्स का, फिर जाके वो आपको इस काबिल समझता है कि आपको वो पास करे। आपको ये पढ़ाया जाता है ये है जी, ये है, ये है जी, ये टाइप है, ये टाइप है, ये टाइप है। ये टाइप्स बिल्कुल होती हैं, लेकिन वो दूसरे ऐसे कंपटीशन में होती हैं जहाँ पे इतने बड़े लिखारी आए होते हैं जो किसी एक एक डिस्कोर्स पे पूरा ऐसे कर रहे होते हैं। लेकिन आपने उसको कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये नहीं करना। उसने आपको बता दिया ऊपर, मेक श्योर, इंश्योर इट कि आप ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेज इस्तेमाल करो एक ऐसे में। गॉट इट? समझ आइए जी इस बात की। बहुत बड़ी एकेडमीज भी टाइप पढ़ा रही होती हैं, हाँ जी बिल्कुल। तो क्यों 98 97% फेलियर ऐसे में? इसी वजह से ही है। एनालिटिकल आर्गुमेंटेशन ही होती है, जो एनालिटिकल होती है ना वो आर्गुमेंटेशन होती है डॉक्टर शफक। ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, अब मैं क्या इसमें रिपीट करूँ। गौर से बात सुना करें। अब हम सर्जरी करने लगे हैं प्रीवियस ईयर की रिपोर्ट्स की। वो क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है कि एक अच्छा बच्चा, एक समझदार बच्चा, एक सेन बच्चा वो होता है जो दूसरों की मिस्टेक्स से सीख जाए, बजाय कि वो वही मिस्टेक्स करके खुद फेल हो। ठीक है, तो अब हम ये देखने लगे हैं जो मिस्टेक्स करके बच्चे एसए में प्रीवियस ईयर्स में फेल होते रहे हैं। अब मैं इसमें आपको उनकी मिस्टेक्स बताता हूँ। 14, लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं, बच्चों को टॉपिक नहीं समझ आता। टॉपिक जब समझ नहीं आता तो उनका कंसेप्ट क्या वहां बनना है, कुछ भी नहीं बनता। शैलो नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, क्यों? क्योंकि उसके पास ये कॉम्प्रिहेंसिव और रिसर्च बेस्ड नॉलेज नहीं होती। उसकी ना तो रीडिंग हैबिट है, उसने वो जो अपने सब्जेक्ट्स भी पढ़े हैं वो लोकल गाइड्स, नोट्स, स्लाइड्स से पढ़ ली हैं। Grammatical mistakes at this level are considered as not mistakes but blunders। Inappropriate choice of vocabulary, मैंने बताया था ना, कॉनोटेशन। कॉनोटेशन आपकी राइट होनी चाहिए। स्टीरियोटाइप आंसर्स क्या होते हैं? स्टीरियोटाइप आंसर्स वही जो आपने बस एक कोई थीम कर लिया है तो बस उस पे जी कॉजेज ये हैं, कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं, नहीं देखना कि टॉपिक की डिमांड क्या आती है, उसने टॉपिक पूछा क्या हुआ था। अभी मैं एक बड़ी अच्छी एग्जांपल भी देता हूँ इसके आपको। मैंने अभी पीछे अपने बच्चों को करवाया एज डेमोक्रेसी रियल इन पाकिस्तान। उन्होंने उठा के जो उनको पता था ना कि ये इसके कॉजेज हैं, ये इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं जी, उन्होंने वो लिख दिए उसके अंदर। तो मैंने तो पूछा था कि भाई, या एग्जामिनर पूछ रहा था कि क्या पाकिस्तान में जमहूरियत हकीकी है या नहीं है, तो वो नहीं किसी ने बताया। वो अपने वो बस उन्होंने कह दिया कि नहीं है, वो उसके ये कॉजेज हैं, ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो ये तो नहीं पूछा था उसने, उसने ये तो नहीं पूछा था इल डेमोक्रेसी कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, ये तो नहीं पूछा था उसने। उसने पूछा था इज डेमोक्रेसी रियल इन पाकिस्तान। Majority of the candidate did not follow the norms of confrontational discourse। ये confrontational discourse क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपको एक टॉपिक आ जाता है
ग्लोबलाइजेशन, ये कॉलन, ब्लेसिंग और बेन। बताओ भाई ये ब्लेसिंग है या बेन है? आपने एक सांस लेना है, या तो ब्लेसिंग या बेन। ये नहीं कहना कि हाँ जी ब्लेसिंग भी है जी और बेन भी है जी। उसने आपसे पूछा है, वो आपका ओपिनियन पूछ रहा है इसके ऊपर। तो इंटरव्यू में तो ये बातें ठीक हैं कि आपको हाँ इसलिए ब्लेसिंग है इसलिए बेन है, लेकिन जब आपने ऐसे लिखना है वहां पे तो आपने कोई एक साइड टेकिंग करनी। तो जब आप फर्ज करो कि आप कहते हो कि ब्लेसिंग है, आप कहते हो जी ये है ये है ये है ये है ये है, इस वजह से ये ब्लेसिंग है, तो क्या टॉपिक ये था कि ग्लोबलाइजेशन इज अ ब्लेसिंग? टॉपिक तो था ग्लोबलाइजेशन, ब्लेसिंग और बेन, ये टॉपिक था ना। तो इधर आपने कंफ्रंटेशनल डिस्कोर्स उसको ये दिखाना था कि जहाँ पे उसने दो ने पूछ लिए आपसे, तो उसे ये दिखाओगे आप फिर कि ये इस वजह से ब्लेसिंग है, और ये जो बेन वाला जो इसका हिस्सा है ये इस वजह से इस वजह से इस वजह से बेन नहीं है। इस वजह से ब्लेसिंग है, इस वजह से बेन नहीं है, इस वजह से ब्लेसिंग है, इस वजह से बेन नहीं है, इस वजह से ब्लेसिंग है, इस वजह से बेन नहीं है। ये होता है कन्फ्रंटेशनल डिस्कोर्स। आप सिर्फ ग्लोबलाइजेशन इज अ ब्लेसिंग पे ऐसे नहीं लिख रहे, आप ग्लोबलाइजेशन ब्लेसिंग और बेन पे ऐसे लिख रहे हो। समझ आ रही है? ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको फेल या पास करा देती हैं, और ये कॉमन सेंस। समझ आ रही है जी? चलो शुक्र है। हैंड राइट आइसोलेटेड, ये वही, ये देखा ना, ये आइसोलेशन में बचे, ये आगे ही उसने वो बात कर दी है कि जब आप ये सिर्फ ब्लेसिंग पे लिख रहे हो ना तो ये हो जाएगी आइसोलेशन। एक ही तरफ आप, एक ही एक तरफा ही आपने लिखना शुरू कर दिया। द एबिलिटी रिक्वायर्ड इन एक्सटेंसिव, ये देखो, द एबिलिटी रिक्वायर्ड इन सीएसएस एक्सटेंसिव रीडिंग, होलिस्टिक एंड अप्रिशिएबल परफॉर्मेंस अप्रोच, ये वही है जो मैंने आपको वो चार चीजें बताई। रीडिंग, थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन एंड देन राइटिंग। मेजॉरिटी लैक दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। 16 में आजो क्या कहता है वो, रैंडमली आइडियाज प्रेजेंट किया बच्चों ने। बस वो बम्बार्डमेंट कर देते हैं ना कि वो एग्जामिनर खुद ही उठा के, तो एबीसी वहां पे पूरी ए टू जी लिखा है करो ऐसे, और उसे कहा करो कि यार इसे खुद ही वर्ड बना के सेंटेंस भी बना ले। ठीक है, तो इस तरह तो नहीं करना ना उसने। उसने आपने जो आइडियाज वहां देने वो बड़े लॉजिकल मैनर में, लॉजिकल रीजनिंग बच्चों में वो कहता है नहीं है, रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स कोई नहीं है उनके अंदर, पढ़ते ही नहीं ना है, कोहेरेंस कोई नहीं, क्रिएटिविटी कोई नहीं। अब ये वो किस तरह से ये सारी चीजें देख रहा है, वो देख रहा है आपके स्टांस और टॉपिक से रिलेट करके कि आपने स्टांस क्या ले लिया, और नीचे फिर वो डेवलप आपने क्या किया, उसकी बॉडी और आउटलाइन क्या आपने डेवलप की है, वो फिर ही देख रहा है ना कि वो लॉजिकल नहीं, वो उसने रीजनिंग की ना, वो उन्होंने कोहेरेंस बनाई है उसमें, स्टांस भी खुद लिया है ना, उसको उन्होंने रिलेट किया है ना, उस पर वो आगे फिर लिख रहे हैं, लिख कुछ और रहे हैं, स्टांस कुछ और बना दी। ये देखो, द कैंडिडेट्स वर नीदर एबल टू बिल्ड एन आर्गुमेंट फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स, दे वर नॉट ऑफिसर्स, दैट्स इट। आपको मैं पहले बता दिया ऑफिसर एटीट्यूड क्या होता है। और ना उन्होंने वो फैक्ट्स के साथ सब्सटेंशिएट करते हैं, हवा में बातें करते हैं। द आउटलाइन ऑफ एसे वाज नॉट प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड, ये देखो ये अनॉय करती है उसको। अब एक और चीज आ रही है यहाँ पे, इन मेनी आंसर स्क्रिप्ट्स एस्पेक्ट्स मेंशन्ड इन द आउटलाइन वर नॉट डिस्कस्ड इन द एसे। बच्चे आउटलाइन में ना ये एक दो तीन चार पांच ये पॉइंट्स लिख देते हैं, और वो बॉदर नहीं करते कि उसको वो मेन बॉडी में उसके अगेंस्ट पूरा एक पैरा बना के लिखे। तो दिस इज ब्लंडर। जो आपने आउटलाइन में पॉइंट मेंशन कर दिया है ना, उसके अगेंस्ट उसको एक पैरा चाहिए ही चाहिए। इसलिए बच्चे जो हैं वो आउटलाइन में 30 पॉइंट्स लिख रहे होते हैं और पैरे उन्होंने उधर 12 भी नहीं लिखे होते। तो ये चीज भी बड़ी जो है ना वो ये इररिलेवेंट हो जाती है और फजूल फेलियर की तरफ आपको ले जाती है। 17 में वो क्या कहता है, ये 17 की रिपोर्ट आ गई है। क्रिटिकल आर्गुमेंटेशन की उनकी क्वालिटी वो कहता है बड़ी पुअर है। कैंडिडेट्स वर अनेबल टू आइडेंटिफाई डोरमेंट कंटेंशन। ये डोरमेंट कंटेंशन क्या होती है, आ जाओ नीचे। ये बातें ना लिख के अपने पास रख लेना ताकि आपको बाद में याद रहे, ये नहीं बतानी है आपको किसी ने।
डोरमेंट कंटेंशन क्या होती है? हिडन वैल्यू या हिडन स्टांस होता है ना, जो उस टॉपिक के अंदर छुपी हुई जो उसकी चीज है उस टॉपिक के अंदर, ये वो होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, दो टॉपिक्स आपके सामने मैं लेता हूँ, कल्चर ऑफ ऑस्टेरिटी। फर्ज करो आपको ये टॉपिक आ गया और एक टॉपिक आ गया है, ये अभी मैं बोल नहीं रहा, इसके आगे लगा हुआ है एक्सक्लेमेशन मार्क, इसके आगे लगा हुआ है फुल स्टॉप। अब ये है जी कल्चर ऑफ ऑस्टेरिटी और ये है कल्चर ऑफ ऑस्टेरिटी। पढ़ने में भी डिफरेंस है। दिस इज सिंपल कल्चर ऑफ ऑस्टेरिटी, दिस इज कल्चर ऑफ ऑस्टेरिटी ड्यू टू दिस एक्सक्लेमेशन मार्क। अब ये जो है ना एक ओपन आपके पास फील्ड है, करो प्ले इसके अंदर जैसे मर्जी मारो छिक्के, ओपन बाउंड्री है, समझ लो कि ओपन बाउंड्री है। सामने वाला घर जो है ना वो नहीं है, उसमें बॉल जाना आउट नहीं है, इस पे आप लो रेलेवेंट स्टांस के जनाब कल्चर ऑफ ऑस्टेरिटी आप कुछ भी कर सकते हो इसके अंदर। आप लिख लो कि ये क्या है, कल्चर ऑफ ऑस्टेरिटी होता क्या है, फिर इसकी तरफ हमें जो है मतलब इसके क्या आगे इसको किस तरह से चलाना है, किस तरह इसके बेनिफिट आते हैं, क्या नहीं होता, क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है क्या नहीं। ये ओपन है आपके पास फील्ड है, आप जो भी स्टांस लेते हो इसके ऊपर, इट्स राइट। लेकिन जो ये आ गया ना कल्चर ऑफ ऑस्टेरिटी, ये वो कर रहा है सिटायर। वो कह रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि हमें इस ऑस्टेरिटी के कल्चर की तरफ जाना पड़ गया, या वो इसको जो है ना बड़ा क्रिटिकली देख रहा है, जस्ट इस एक्सक्लेमेशन मार्क की वजह से। तो ये टॉपिक समझने में, ये आप गूगल पे लिखो जाके, गूगल आपको पता नहीं क्या क्या बताना शुरू कर देगा। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना उसकी लिमिट होती है कि वो आपको कंटेक्स्ट नहीं समझा सकता, लैंग्वेज का कंटेक्स्ट नहीं समझा सकता। इसलिए मैंने कल एक पोस्ट भी लगाई थी इंस्टा पे कि ये जो आपके ऑनलाइन ग्रामर चेक जो एप्लीकेशंस है ना, एप्स, इनको ना यूज किया करो। आप जब कोई चीज कन्वे कर रहे होते हो ना, तो वो उसने अपने तरीके से उसके ऊपर लगानी है करेक्शंस, और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में उसका पूरा कंटेक्स्ट ही बदल जाता है, कंटेक्स्ट उसका खराब हो जाता है, चेंज हो जाता है। ऑक्सफोर्ड कॉमा किधर लगना है किधर नहीं लगना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं समझ सकती। आपने एक बात की है कि मैं अली, या इस तरह से कर लो ये, चलो वैसे मैं पंक्चुएशन में करवाता हूँ, आप कहोगे ये अब ये रेड एंड वाइट बॉल्स, ये भी रेड एंड वाइट बॉल्स। अब ग्रामर को क्या पता कि आप ये वाले रेड एंड व्हाइट बॉल्स कहना चाह रहे हो उस एप्लीकेशन को, वो जो आप यूज कर रहे हो, या ये वाले रेड एंड व्हाइट बॉल्स कहना चाह रहे हो। पढ़े तो ये भी इकट्ठे हुए हैं, ये भी ये इकट्ठे ही हुए हैं, लेकिन इनमें एक ही में रेड एंड व्हाइट है, इसमें लहदा लहदा में जो है रेड एंड व्हाइट पड़े। तो जब आप ये लिखोगे तो इसको सिंपल लिखोगे, लेकिन जब आप ये लिखोगे तो इधर ये ऑक्सफोर्ड कॉमा लगाओगे स्प्लिट करने के लिए। तो अब उस ग्रामर वाले एप्लीकेशन को क्या पता कि आप कौन से बॉल्स का हवाला देने लगे। तो ये बस आपका दिमाग ही है जो ग्रामर का यूज कर सकता है, और कोई चीज नहीं है। डॉर्मेंट कंटेंशन की एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, विमेन यूनिस एज एन एजेंट ऑफ चेंज।
अब ये वुमेन यूनिवर्सिटीज पे आप लिखना शुरू कर देते हो, उनकी टेबलें सही करो, चेयर सही करो, उनकी बिल्डिंगें सही करो, ये करो वो करो। भाई वुमेन यूनिवर्सिटीज की डोरमेंट कंटेंशन है हायर एजुकेशन ऑफ वुमेन। हायर एजुकेशन ऑफ वुमेन किस तरह से एम्पावरमेंट करके चेंज लेके आती है, ये डोरमेंट कंटेंशन है इसके अंदर। ये आपको आपके दिमाग शरीफ में समझानी है प्रैक्टिस जब होगी तो, किसी और चीज ने नहीं समझानी। ये होती है डोरमेंट कंटेंशन जो आपको समझ नहीं आती हैं और आप गलत टॉपिक जो है वो फिर उसको अटेम्प्ट कराते हो। आगे क्या कहता है वो, कंटेंट वर इनएडिक्वेट एंड इनरेलीवेंट। ये क्यों होता है? क्योंकि आप स्टांस ही नहीं ले पाते प्रॉपर। आपको बताया जाता है कि शुरू में नहीं लेना, जब आप बीच में लेते हो तो आप फिर बीच में ही चले जाते हो कहीं डीप। मोस्ट वरिंग एस्पेक्ट वैसे वो रॉन्ग यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं यहाँ पे, और आपको कॉनोटेशन के मसले आ रहे हैं, आपको एक्सप्रेशन के मसले आ रहे होते हैं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर वो ग्लेयरिंगली फ्रॉड, आगे उसने फिर वो बात कर दी है। सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका ठीक नहीं होता। ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक्स वर राइफ, बहुत ज्यादा थी। इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ एसे वाज मीडियोकर एंड कैंडिडेट्स वर अनएबल टू इवन ग्रास्प द टॉपिक ऑफ एसे। ये देखा, वो कहते हैं टॉपिक ही नहीं समझ आता। ये वही सारी बातें हैं जो मैं आपको रिपीट करते हुए बार बार चीजें बता रहा हूँ, वो एग्जामिनर भी वही बता रहा है अपनी रिपोर्ट्स में। क्योंकि मैंने भी चेकिंग मैं कर रहा हूँ, तो मुझे चेकिंग करते हुए चीजें नजर आ रही हैं, तो ऑब्वियसली फिर एग्जामिनर तो वो कर रहा है ज्यादा पेपर चेक और एक कॉम्पिटेंट फॉरम पे, तो वो भी ये चीजें सारी देख रहा है, तो उसने ये रिपोर्ट्स बनाई। 18 में वो क्या कहता है? 18 में हम क्रिटिकली देखते हैं जहाँ पे गलतियां उसने बताई हैं। अच्छा जी, वो ये देखो, रिलायंस ऑन क्रैम नॉलेज और ये डल मोनोटनी जो मैंने आपको बताई थी, जब आप कोशिश करते हो किसी एक डिस्कोर्स में लिखने की, रेपिटेशन ऑफ स्टीरियोटिपिकल इंफॉर्मेशन, डिड नॉट हैव अ क्लियर सेंस ऑफ एसेंशियल्स ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव एसे। ये एसेंशियल्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एसे क्या होते हैं? एसेंशियल्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एसे अब हम देखने लगे हैं वो क्या होते हैं। एसेंशियल्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एसे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका समझ लो कि ये स्ट्रक्चर भी इस तरह ही होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिटी। आप किसी एक सब्जेक्ट, किसी एक थीम के ऊपर पूरा पैरा लिख रहे होते हो, जो भी बात करनी है वो इस एक थीम, अपने एक स्टांस के ऊपर करनी है। दिस इज यूनिटी, वन सब्जेक्ट। सेकंड, कोहेरेंस। दिस इज लॉजिकल कनेक्टिविटी। बात से बात निकलती है तो ही आपका ऐसे अच्छा बनता है। नेक्स्ट इज प्रोपोर्शन और बैलेंस। कुछ बच्चे किसी एक एस्पेक्ट पे 4 पैरे लिख देते हैं और उसी ऐसे में दूसरे एस्पेक्ट पे 5 पैरे लिख देते हैं। तो आपका जो ऐसे ये जाना था वो आपका ऐसे ये चला जाता। आप सिराते मुस्तकीम से हट जाते हो, तो फिर हो जाते हो फेल। मतलब आप चलो फर्ज करो कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस पे ही लिख रहे हो किसी ऐसे में, या आप उसके सोर्सेज या उसके वे फॉरवर्ड पे लिख रहे हो, तो यार आपने जितने कॉजेज बताए हैं ना, 5 8, तो आपने फिर उन्हीं कॉजेज के आगे कॉन्सिक्वेंसेज उन्हीं के बताने हैं। कॉजेज आप लोग लिख रहे होते हो 4, कॉन्सिक्वेंसेज आप लिख रहे होते हैं 6, तो ये कौन सा बैलेंस है? इन एवरी हेडर आपने ये प्रपोर्शन इन एवरी हेडर, आपके पैराग्राफ जो जा रहे हैं ना, कोई आप देखो पैरा आपका कोई 1.5 सफ़े का जा रहा है, कोई आपका हाफ पेज का जा रहा है, तो इस तरह नहीं करना। वो पैराग्राफ्स में भी आपने हर चीज का जो है वो ख्याल रखना है। अगर एक हेडर दे रहे हो, एक हेडर के नीचे 2 पॉइंट लिखे हैं, तो अगले हेडर के नीचे भी 2 ही पॉइंट्स लिखो। इस तरह फिर वो करके 8 और वो 16 आपके पैराग्राफ्स, और एक इंट्रो और एक कंक्लूजन का 16 18। बच्चे जो है वो 25 25 पैरे लिख रहे होते हैं। यार आपने 250 से 300 वर्ड तो लिखना ही लिखना है, तो ये आपका 6,000 वर्ड टॉप जाता है इसके ऊपर से। यू वुड गो बियॉन्ड द 6,000 लिमिट। तो 6,000 वर्ड लिख लोगे आप, उसने मांगा भी नहीं है आपसे। 1600 1800 वर्ड ही आप लिखा हो ना क्वालिटी का, तो आप पास हो जाते हो।
ये आपके एसेंशियल्स, एक गुड एसे। ये बातें समझ आई? ओरिएंटेशन आपकी जो है ना वो कंप्लीट हो गई है ऐसे के ऊपर। इसके बाद कोई चीज रह नहीं जाती जो एक लेक्चर में बताना जरूरी होती है। अब रह गई है सिर्फ प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। ये मेरा सेशन, अब ये आपको मैं लेके चलूंगा 15 जनवरी तक। जो बच्चे अभी मेरे पास आ जाएंगे 15 जनवरी तक, आप वीकली बेसिस पे मैं आपको टॉपिक असाइन करूंगा, आप उसे करोगे, मैं उसे चेक करके आपको वापस भेजूंगा। आपको मैं जूम पे ऑनलाइन लेके फिर वो सारा समझाऊंगा भी आपने क्या गलती की है, वो उसको उस तरह से नहीं करना। इसके अंदर कंटेंट डेवलपमेंट के लिए आइडियाज एंड आर्गुमेंट्स का सेशन है। उसकी क्लास सैटरडे एंड संडे दोपहर 1 से 3 होती है, PM। उसके अंदर डिफरेंट हम थीम्स और डोमेन्स को कवर कर रहे होते हैं, ऑल एनकम्पासिंग। मतलब उसके अंदर हम उस थीम पे आइडियाज और आर्गुमेंट्स डेवलप कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली वो आपके एसए में, दूसरे आपके एग्जाम्स में, और अल्टीमेटली आपके इंटरव्यू में, आप कहीं किसी लर्नड कम्युनिटी में बैठे हो तो टॉपिक छिड़ जाता है तो उस पर बात करने के काबिल आप हो जाते हो। तो जो बच्चे भी एनरोल में सब करना चाहते हैं वो फिर मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें। मेरा व्हाट्सएप नंबर 0334465611। आप उस पर एनरोल कर सकते हो। रिकॉर्डिंग अब मैं कर रहा हूँ ऑफ, और अब मैं आपके लूंगा क्वेश्चन।